आपका स्वागत है। मैं सोमवी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं चर्चा करूंगा जेम स्टोन्स के ऊपर कि किस तरह से रत्न धारण किए जाते हैं, किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, किस ग्रह का पाठ पूजन करना चाहिए और रत्न हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। रत्न पहनने से आखिर हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस ग्रह के रत्न पहने जाते हैं। क्या आप भी अपने से देख सकते हैं कि कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको ग्रहों की प्लेसमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब भी आप जेम स्टोन्स धारण करें तो एक बार अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एक योग कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन जाता है अपनी स्थिति के अनुसार। उस केस में आपने पहना हुआ रत्न कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को 10 गुना 20 गुना और बढ़ा देगा। तो इस तरह की गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है, अदरवाइज आप बर्बादी की तरफ चल पड़ोगे। तो किस तरह से रत्नों का चयन करना है आज मैं डिस्कस करता हूं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेष लगन के ऊपर कि मेष लगन वाले जातक कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि लगन के हिसाब से रत्न धारण नहीं किए जाते हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट आपको देखना बहुत जरूरी है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से रत्न लग्न के हिसाब से और उनकी ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से धारण किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेष लगन के ऊपर। तो मेष लगन की कुंडली में लग्नेश बनते हैं हमारे मंगल देवता, क्योंकि पहले घर के और 8वें घर के मालिक हैं हमारे मंगल देवता। मेष राशि कुंडली के पहले घर में लिखी हुई है और वृश्चिक राशि कुंडली के 8वें घर में लिखी हुई है। तो मेष लगन में मंगल देवता को 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं और वो इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। मतलब पूरी कुंडली का कंट्रोल अब यहाँ पर मंगल देवता करेंगे। अगर यही मंगल की प्लेसमेंट कुंडली के कहीं गलत भाव में हो जाए तो आप मंगल का मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं। लग्नेश अगर कुंडली के 3, 6, 8, 12 घरों में जाकर बैठेंगे तो वो अशुभ माने जाते हैं। इस सिचुएशन में वो आपका योग कारक ग्रह, मारक ग्रह कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो गलत भाव में जाने से अपनी योग कारिता खो देता है। और रत्न हम इसलिए धारण करते हैं क्योंकि उस प्लेनेट की रेज को शरीर में बढ़ा सकें। तो रत्न का चयन हम सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उस ग्रह से आने वाली किरणों को हम अपने शरीर में बढ़ा सकें। अब हमको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि उस प्लेनेट से हमारे शरीर पर पॉजिटिव रेज आ रही हैं या नेगेटिव रेज आ रही हैं। अगर नेगेटिव रेज आ रही हैं तो आप भूल कर भी उस ग्रह का रत्न धारण मत कीजिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। आपकी मुसीबतें 10 से 20 गुना और बढ़ जाएंगी। मतलब आप पैसे देकर, पैसे खर्च करके, रत्न धारण करके आप अपने लिए मुसीबत को और बढ़ा लोगे। तो ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो आइए समझते हैं कि मेष लगन के कुंडली में मंगल देवता का रत्न हम कहां कहां पर धारण कर सकते हैं। अगर मंगल देवता लग्न में ही बैठे हों और उनका डिग्री वाइज बलाबल भी कमजोर हो तो यहाँ पर मंगल का मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। अगर मंगल देवता दूसरे घर में बैठे हैं तो भी मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं तो भूल कर भी मूंगा धारण मत कीजिएगा। यहाँ पर मंगल अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, वो छोटे भाई बहनों के लिए सपोर्टिव पिलर बना देंगे, सब अच्छा कर देंगे। 3rd हाउस से रिलेटेड जातक मेहनती हो जाएगा। लेकिन ऐसा मंगल कहीं ना कहीं अशुभ भी हो गया है, क्योंकि वो कुंडली के गलत भाव में गया है। तो 3rd हाउस में बैठे हुए मंगल का मूंगा आपको भूल कर भी धारण नहीं करना है, सिर्फ उनके पाठ पूजन करने हैं। अगर मंगल 4थे घर में कर्क राशि में बैठे हों तो ऐसा मंगल नीच का हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल देवता नीच के माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पर मंगल का मूंगा रत्न धारण कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली 20 गुना बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी? क्योंकि नीच राशि में मंगल जाने से नीच के हो चुके हैं, अशुभ हो चुके हैं। अब मंगल जो इस कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह था, वही ग्रह आपके बॉडी का शत्रु बन चुका है। उस प्लेनेट से आपके शरीर पर नेगेटिव रेज आएंगी।
अगर आप रत्न धारण करोगे तो रत्न का काम होता है ग्रह से आने वाली किरणों को बढ़ाना। वो आपके अंदर नीचता की रेस बढ़ा देगा, नेगेटिव रेस को बढ़ा देगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को चार गुना बढ़ा देगा। चौथे भाव में अगर मंगल बैठे हैं और आपने मूंगा रत्न धारण कर लिया तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, सुख सुविधाएं चली जाएंगी, आपकी माता से कलह कलेश होना चालू हो जाएगी, माँ की हेल्थ में गिरावट आना चालू हो जाएगी। आपके अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो छाती से रिलेटेड ऑर्गन जैसे लीवर, हार्ट, लंग्स में परेशानी आने का योग बनना चालू हो जाएगा। जब मंगल की दृष्टि आपके कर्म पर पड़ेगी तो आपको कामकाज भी रुकने का योग बना देगा, कामकाज भी डिस्टरबेंस में आ जाएगा। छोटे भाई बहनों से कलह कलेश मचना चालू हो जाएगी, क्योंकि मंगल छोटे भाई के कारक माने जाते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 11th हाउस से पड़ेगी तो मंगल उस मूंगा रत्न धारण करने से आपके शरीर में छोटे मोटे रोग बढ़ना चालू हो जाएंगे, आपकी मन की इच्छाएं वो पूरी नहीं होने देगा, आपकी इनकम को वो डाउन कर देगा। तो आपने समझा, अगर मंगल चौथे घर में कर्क राशि में अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे मंगल का मूंगा भूल कर भी धारण मत कीजिएगा। आप पैसे खर्च करके मुसीबत धारण कर लेंगे और आपको जिंदगी में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं तो भूल कर भी मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। अगर मंगल 5वें घर में सिंह राशि में बैठे हुए हैं तो आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न धारण करने से मंगल अपने अष्टम घर को देखेंगे तो आपकी परेशानियों को वो दूर कर देंगे, कामकाज में आ रही अड़चनों को दूर कर देंगे। आपके लाभ के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को भी बढ़ा देंगे और विदेश सेटलमेंट के योग भी बनाएंगे, विदेश जाने के योग बनाएंगे, क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि 12th हाउस पर आने से वो चौतरफा लाभ देंगे, आपके खर्चे ज़्यादा नहीं होने देंगे, खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे। तो 5वें घर में मंगल का मूंगा धारण किया जा सकता है। यही मंगल अगर छठे घर में बैठे हैं तो भूल कर भी मंगल का मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। अगर मंगल 7th हाउस में बैठे हैं तो आप इसको मांगलिक भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मंगल आपके शरीर के मित्र ग्रह हैं। जो आपके शरीर का मित्र ग्रह है वो कभी भी आपको किसी भी एंगल से नुकसान नहीं दे सकता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी वो परेशान नहीं करेगा, ना ही शादी डिले के कोई भी योग बनाएगा। वो आपके चौतरफा लाभ करेगा। बस मंगल एक अग्रेसिव और सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है। थोड़ा सा आपका स्वभाव उग्र होना स्वाभाविक है, आपका गुस्सा आना, भड़कीला स्वभाव होना ये थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप मंगल का रत्न धारण करके चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। यही मंगल अगर अष्टम घर में अपने ही राशि में बैठे हों तो भी वो अशुभ माने जाएंगे, अपने राशि से रिलेटेड वो गलत चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि मंगल अष्टम घर में जाने से अशुभ हो जाते हैं, मारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल की जब चौथी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ेगी, इनकम में डाउनफॉल आ जाएगा। दूसरे घर पर पड़ेगी, आपकी सेविंग सारी खर्च हो जाएगी, कहीं ना कहीं पैसे फंसने का योग बनाएगी। तो मंगल अगर अष्टम घर में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी मूंगा रत्न धारण मत कीजिएगा। यही मंगल अगर 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा, आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देगा। यही मंगल अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च के हो गए, बल ऐसे ही बढ़ गया है, ऊपर से वो दिशावली भी हो जाते हैं साउथ डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर उनकी डिग्री कमजोर है वो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाएगा, कामकाज में आसमान पर ले जाके आपके कामकाज को ऊपर बिठा देगा। तो यहाँ पर 10वें घर में आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। 11th हाउस में अगर मंगल देवता बैठे हों तो भी आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 12th हाउस में मंगल बैठे हों तो भूल कर भी मूंगा धारण मत कीजिएगा। अगर इस कुंडली में मंगल देवता कहीं भी किसी भी हाउस में अगर अस्त बैठे हुए हैं, अगर सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आकर अगर वो अस्त हो गए तो आप तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में भी मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। क्यों धारण कर सकते हैं? क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर तक नहीं पहुंचती हैं। तो तीसरे घर से रिलेटेड जब किरणें आप अगर
मंगल जो है तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में भी बैठे होंगे तो वो अशुभ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी रेज आपके शरीर पर पड़ ही नहीं रही हैं, ना ही नेगेटिव रेज पड़ रही हैं, ना ही पॉजिटिव रेज पड़ रही हैं। तो ऐसे में आप मंगल का मूंगा रत्न धारण करोगे तो पॉजिटिव रेज पड़ना चालू हो जाएंगी, फिर चाहे वो कहीं भी बैठे हों। तो आपने समझा, अगर योग कारक ग्रह कुंडली में कहीं भी अस्त की अवस्था में बैठा हुआ है तो उस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल का मूंगा किसी भी हाउस में बैठे हो मंगल आप धारण कर सकते हैं, अगर सूर्य से अस्त बैठे हों तो। अब बात करते हैं बुध देवता की, कि बुध देवता का इस कुंडली में रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कुंडली में बुध देवता रोग भाव के स्वामी है। रोग भाव के स्वामी होने की वजह से बुध देवता एक मारक ग्रह बनते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में कभी भी पन्ना रत्न धारण नहीं किया जाता है, किसी भी कंडीशन में पन्ना रत्न धारण नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी ज्योतिषी आपको कितना भी बोले, भूल कर भी जिंदगी में पन्ना रत्न धारण मत कीजिएगा। वो आपके शरीर में रोग बढ़ा देगा, प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, कर्जा बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना जैसे सारे के सारे निगेटिव चीजें आपके अंदर में भर देगा। तो मेष लगन वाले जातकों को पन्ना रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र देवता की, कि मेष लगन की कुंडली में शुक्र देवता का रत्न धारण किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो मेष लगन की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई की जाए कि दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु है या विरोधी दल का है तो दूसरे घर का मालिक मारक ग्रह बनता है। तो यहाँ पर शुक्र देवता दूसरे और 7वें घर की वजह से यहाँ पर मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। तो मेष लगन वाले जातकों को भूल कर भी शुक्र का रत्न, ओपल, हीरा, जरकन जिंदगी में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी शादी क्यों ना डिले हो रही हो। अगर शुक्र देवता कहीं भी बलहीन बैठे हुए हैं, अस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि वो 7वें घर के मालिक हैं, अगर वो अस्त भी बैठे हुए हैं तो कोई आपके शादी डिले होने के योग बन जाएंगे, आपकी शादी लेट से होगी। लेकिन उस केस में भी शुक्र का रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके शरीर का शत्रु ग्रह है। तो इस सिचुएशन में मंगल का, वो शुक्र का ओपल धारण नहीं किया जाएगा, वो आपको चौतरफा नुकसान देगा। तो आपकी अगर शादी डिले हो भी रही हो तब भी आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। आपको दूसरे ग्रहों का सहारा लेना है, उनकी रेस को बढ़ा के शादी के योग बनाने हैं, लेकिन शुक्र का रत्न भूल कर भी धारण मत कीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्र देवता की। तो मेष लगन की कुंडली में चंद्र देवता चौथे घर के मालिक होने की वजह से वो एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो इस कुंडली में चंद्रमा का मोती धारण किया जाता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ धारण किया जाता है। अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर चंद्र देवता उदय अवस्था में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी मोती धारण मत कीजिएगा। बाकी के कहीं भी वो बैठे हों आप मोती धारण कर सकते हैं। पहले घर में मोती धारण कर सकते हैं, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में अगर चंद्रमा बैठे हों तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है। अब आते हैं सूर्य देवता के ऊपर। अब सूर्य देवता इस कुंडली में पंचमेश हैं, जो कि पंचम घर के मालिक हैं। वो एक बहुत अच्छे योग कारक ग्रह बनते हैं सूर्य देवता इस कुंडली में। तो सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। सिर्फ 5 जगहों पर सूर्य का रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। अगर कुंडली में सूर्य देवता नीच के बैठे हों, सप्तम घर में तुला राशि में अगर नीच के बैठे हों तो भूल कर भी रत्न धारण मत कीजिएगा। ये आपके माइंड की स्टेबिलिटी को ही खो देगा, आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देगा, शादी नहीं होने देगा, अच्छी चलती हुई शादी को भी तलाक की सिचुएशन में वो कन्वर्ट करा देगा। अगर सूर्यदेव सप्तम घर में नीच के बैठे हुए हैं तो भूल कर भी माणिक धारण मत कीजिएगा। 3rd हाउस में माणिक धारण नहीं करना है, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में भी माणिक रत्न धारण नहीं करना है। अगर सूर्य देवता कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में अगर बैठे हों तो सूर्य का रत्न माणिक धारण किया जा सकता है।
अब बात करते हैं बृहस्पति देवता की। इस कुंडली में बृहस्पति देवता को 2 राशियां मिली हुई हैं जो कि 9वें घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। वो 9th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। जैसे बृहस्पति देवता इस लग्न कुंडली में एक योग कारक ग्रह बनते हैं, तो इस कुंडली में बृहस्पति का पुखराज धारण किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ ही घरों में धारण किया जा सकता है। जैसे किस किस घर में हम पुखराज धारण कर सकते हैं? अगर बृहस्पति देवता कुंडली के पहले घर में बैठे हों, दूसरे घर में बैठे हों, चौथे घर में उच्च के बैठे हों, 5वें घर में बैठे हों, 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में अगर बैठे हों, तो बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है। अगर बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में और नीच के 10वें घर में, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति देवता नीच के कंसीडर किए जाते हैं, अगर बृहस्पति देवता 10th हाउस में मकर राशि में अगर नीच के बैठे हैं तो भूल कर भी पुखराज धारण मत कीजिएगा, आपको वो बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर अस्त की कंडीशन में, एक योग कारक ग्रह अस्त की कंडीशन में आप रत्न कहीं भी वो ग्रह बैठा हो, उस केस में आप धारण कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें घर में अगर सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में आके अगर अस्त बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। तो इस कुंडली में पुखराज 5 जगह पर आप धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और 10th हाउस में अगर बृहस्पति उदय अवस्था में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी पुखराज धारण नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप पैसे खर्च करके अपने लिए मुसीबत धारण कर लेंगे। तो आज आपने समझा कि कैसे रत्न धारण किए जाते हैं। अब बात करते हैं शनि देवता। शनि देवता को इस कुंडली में 2 अच्छे घरों का मालिक बनाया गया है। 10th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, और वो लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं। तो इस कुंडली में शनि देवता एक एवरेज प्लेनेट कंसीडर किए जाते हैं। अगर शनि देवता कुंडली में अगर अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो शनि का रत्न नीलम इस चार्ट में धारण किया जा सकता है। अगर वो दूसरे घर में बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों, 5वें घर में बैठे हों, 7वें घर में बैठे हों, 9वें घर में बैठे हों, 10वें घर में बैठे हों और 11वें घर में बैठे हों, तो शनि का नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। अगर वो नीच के मेष राशि में बैठे हों और 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठे हों, तो शनि का रत्न धारण नहीं करना है। अगर वो सूर्य से अस्त भी हों, बैठे हों, तब भी आपको शनि का रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि सूर्य के साथ में बैठने से अगर शनि का बल बढ़ेगा तो सूर्य पीड़ित हो जाएगा। तो इस कुंडली में कुछ कंडीशंस पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। जनरली आपको नीलम को अवॉइड ही करना है। यहाँ पर नीलम को कुछ जगह पर धारण किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली इस कुंडली में आपको अवॉइड कर कर चलना है। तो आपने समझा इस कुंडली में बुध देव का रत्न, शुक्र देव का रत्न और शनि देव के रत्न को जनरली आपको अवॉइड करने हैं। बुध का पन्ना आपको लाइफ में कभी नहीं पहनना है। शुक्र का रत्न ओपल, जरकन, हीरा आपको कभी नहीं पहनना है। शनि का रत्न कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पर पहना जा सकता है, लेकिन नीलम के साथ में उस समय और कोई भी रत्न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो आपने समझा मेष लगन की कुंडली में मोती भी धारण किया जा सकता है, मूंगा भी धारण किया जा सकता है, माणिक भी धारण किया जा सकता है, पुखराज भी धारण किया जा सकता है। लेकिन सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, अगर इनमें से कोई भी प्लेनेट कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और नीच राशि में बैठा हो तो भूल कर भी रत्न धारण मत कीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं राहु केतु के कैसा रिजल्ट देंगे। अगर राहु चार्ट में कहीं भी अगर अपने मित्र राशि में बैठे हैं तो राहु बहुत अच्छा माना जाएगा। जैसे राहु अगर दूसरे हाउस में वृष राशि में बैठे हों तो उच्च के माने जाएंगे, आप गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन जनरली गोमेद और लहसुनिया को आपको अवॉइड ही करना है। समाज में रहने वाले किसी भी जातक को गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ों के कारक माने जाते हैं। राहु सारी गलत चीज़ों का मालिक माना जाता है और केतु तो
नकारात्मक प्लेनेट ही माना जाता है। तो जनरली आपको गोमेद और लैशनिया को अवॉइड ही करना है, भले ही वो आपके मित्र ग्रह क्यों ना हो। कुछ स्पेशल कंडीशंस में आप गोमेद धारण कर सकते हैं, अगर वो अपने मित्र राशि में योग कारक ग्रह बन के बैठे हुए हैं तो इस कुंडली में गोमेद को धारण किया जा सकता है। अब जैसे अगर वृष राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं और मकर राशि कुंभ राशि में अगर बैठे हुए हैं राहु देवता, तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हो। तो मित्र राशि में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और शत्रु राशि में राहु बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। तो आज आपने सिंपल तरीके से जाना कि मेष लगन की कुंडली में किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए और किस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। आपको मैं एक अच्छा ज्योतिषी भी बना सकता हूं। आपको सिर्फ कुछ ही मेरी वीडियोस फॉलो करनी है, उन वीडियोस के माध्यम से आप इजीली जान जाएंगे कि किस ग्रह के रत्न धारण किए जाते हैं, किस ग्रह के दान करने चाहिए और अष्टम टू अष्टम थ्योरी कैसे अप्लाई होती है और कुंडली के योग कैसे देखे जाते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इन सारी चीज़ों की सारी जानकारी दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।